हम लोग जो है यूनिट 8 का सिर्फ वही टॉपिक क्लियर करेंगे जो क्या हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत थोड़ा शुरू से ही करेंगे। तो सबसे पहले बात है, इस चैप्टर का नाम है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक यानी नाम से क्लियर है, इसमें परमाणु के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में, नाभिक के बारे में। क्लियर है। और जो भी टॉपिक बताएंगे याद रखिए बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु का। किसका? देखिए परमाणु जो शब्द है इसका नाम क्या है, वो एटम। क्या नाम है? देखिए इसका नाम पड़ा एटम। एटम जो है ग्रीक वर्ड, कौन वर्ड है? जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह होता है तो उसी तरह होता है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में एटम जो है दो वर्ड से मिलकर बना। पहला वर्ड ए और दूसरा मतलब है टॉम। ए मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है, और टॉम का मतलब होता है कट। टॉम का मतलब होता है कट, यानी जिसको नहीं काटा जा सकता। नॉट कट मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता। अब इमेजिन करो ये मार्कर है, अब इमेजिन करो इसको नहीं काटेंगे तो इसका टुकड़ा होगा? नहीं, सिंपल सा। तो पहले माना गया था कि जो परमाणु है, परमाणु जिसको हम लोग कहते हैं एटम, वो एक ऐसा चीज है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, इसीलिए इसका नाम पड़ा एटम, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। देख, अणु, परम जोड़ अणु, परम मतलब सबसे छोटा, परम मतलब सबसे छोटे अणु को क्या बोला गया, परमाणु। लेकिन ये बहुत दिन पहले का बात है कि काटा नहीं जा सकता, टुकड़ा नहीं, कि पहले का बात है, आजकल होने लगा है। समझ में आया? लेकिन फिर भी जो पहले बोला था हम लोग उसी का बात करेंगे। आ रहा समझ में? तो इसीलिए देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, किसी भी पदार्थ के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी कोई भी पदार्थ इस दुनिया में, चाहे हम हो आप हो, जो दिखे जो नहीं दिखे, सब किससे मिलके बना? सब किससे मिलके बना? बोलो, ये मार्कर किससे बना होगा? परमाणु से। हम किससे बना? कपड़ा जो पहने किससे बना होगा? ये बोर्ड किससे बना होगा? हवा किससे बना होगा? सब परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो याद रखिए किसी भी पदार्थ का जो संरचना होता है वो परमाणु से मिलकर होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ का जो संरचनात्मक इकाई है उसी इकाई को हम क्या कहेंगे, परमाणु। क्या कहेंगे? आ रहा समझ में? और याद रखिएगा किसी भी एक पदार्थ का सभी परमाणु समान होता है। सभी परमाणु क्या होता है? जैसे मान लो ये मार्कर है, एक परमाणु से तो मिलकर बना नहीं है, बहुत सारा परमाणु, तो इसका जितना भी परमाणु होगा सब एक जैसा होगा। सब क्या होगा? एक जैसा। उसी तरह हम जो कपड़ा पहने ये भी परमाणु से मिलकर बना, तो इसका भी जितना अणु परमाणु होगा वो सब एक जैसा होगा। लेकिन इसका परमाणु और इसका परमाणु ये सब अलग अलग होगा। एक ही पदार्थ के हर एक परमाणु समान होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थ के फिर अलग अलग हो जाए। ऐसा समझ में? तो वही बोल रहा है किसी पदार्थ के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होने वाली इकाई है, मतलब जिसका टुकड़ा नहीं किया, इसके विभाजन नहीं किया जा सके वैसा इकाई है। और हर एक पदार्थ के परमाणु क्या होते हैं, किंतु किसी एक पदार्थ के हर एक परमाणु क्या होते हैं, ये किसने कहा था? डाल्टन। क्लियर है? लेकिन बाबू जब ये कहा गया परमाणु का, जब ये बोला गया, तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे परमाणु मॉडल देने के लिए। ठीक है? तो उसमें थॉमसन आया था, कौन था? रदरफोर्ड था, फिर बोर था। समझ में? तो सबने अपना अपना मॉडल दिया, सबने बताया परमाणु कैसा होता है नहीं होता, उस चीज के बारे में बताया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक, जितना भी मॉडल है सब में कुछ ना कुछ कमी है। ये जो थॉमसन मॉडल था ये तो पूरी गलत है, एग्जाम में आता भी नहीं है। आ रहा समझ में? रदरफोर्ड मॉडल है, इसमें भी कुछ कमी था। ठीक है? और जो बोर मॉडल है यही मॉडल को अभी हम लोग थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको डिटेल में, भी अगला पेज में है ही। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए आता है, रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का। लेकिन आप लोग का ये नहीं पूछता, बिहार बोर्ड में भी नहीं पूछता है। ठीक है? बिहार बोर्ड में भी ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता है तो केमिस्ट्री में पढ़े थे कि नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने पूछे, सुनो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा कि नाभिक के खोज किसने किया था? नाभिक का खोज, तो नाभिक का खोज किया था किसने? रदरफोर्ड। और ये भी पूछ सकता है किस प्रयोग द्वारा किया गया था? तो अल्फा परिकीर्णन प्रयोग द्वारा। किस द्वारा? अल्फा परिकीर्णन प्रयोग द्वारा। ठीक है? तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने ही नाभिक को खोजा था, और किस प्रयोग से? अल्फा पर। बस इतना ही याद रखना, और कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है? इसलिए झूठ मूठ का हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे।
बहुत भारी लग रहा है। कैसे हो गया? अच्छा तो ध्यान से देखिए। तो अब जो है जो एग्जाम में आ सकता है उसी चीज को देखेंगे। तो एग्जाम के लिए हम लोग का ये वाला टॉपिक क्या है? VBI क्या है? आ रहा समझ में? इसका नाम है नील्स बोर की परमाणु संरचना की अवधारणा है। क्या है? नील्स बोर की परमाणु संरचना की। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? जिसको आप लोग सिर्फ बोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए, जो बोर है उसका नाम क्या है? नील्स बोर। तो नील्स बोर ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु कैसा होता है, तो उसी का क्या क्या अवधारणा था वो जानेंगे। तो याद रखिएगा, नील्स बोर ने परमाणु अवधारणा क्या दिया था? 3। कितना दिया था? और इसका क्या क्या कहना था जरा समझिए। सबसे फर्स्ट बात जो इसका कहना था, इसका कहना था कोई भी परमाणु जो है, कोई भी परमाणु ले लीजिए, उस परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होती है। क्या होती है? धनावेशित क्या होती है? नाभिक होती है। इस नाभिक के चारों, इस नाभिक के बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती है। जैसे मान लो एक कक्षा ऐसे हो गया, आ रहा समझ? ठीक, एक कक्षा आपका क्या हो गया? ऐसे हो गया। क्लियर है? एक कक्षा ऐसे हो गया, एक कक्षा कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ठीक, उसके बाद जैसे मान लो एक कक्षा ऐसे हो गया, आ रहा समझ? एक कक्षा ऐसे हो गया। इस तरह बहुत सारे कक्षाएं होती है। जैसे मान लो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं। तो बोलिएगा सर यहाँ वृत्त जैसा कैसे, कहाँ दिख रहा है? तो बाबू है वृत्ताकार, इसके लिए ऐसे है, तो आपको ऐसे थोड़ा दिखेगा, आपको तो इस तरह दिखेगा। और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन क्या करती है बाबू? नाभिक के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। जैसे मान लो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या होता है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा। क्लियर है? पहला बात क्या कहना था, फिर सुनिए। इसका कहना था परमाणु जो है गोलीय संरचना, ये गोल होता है। ये कैसा होता है? गोल। इसके केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। इसके केंद्र पर क्या होता है? और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती है। बहुत सारे वृत्ताकार, जैसे मान लो कोई कक्षा ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, इस तरह करके बहुत सारा होगा कक्षा। और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा। क्या करती है? ये पहला बात बोला। क्या बोला था? पहला। चलिए उस चीज को देखते भी हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, सुनिए। पहला बोल रहा परमाणु एक गोलीय संरचना होती है। देखो बोल रहा जिसके केंद्र पर धनावेशित नाभिक स्थित होती है। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाएं स्थित होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा। क्लियर हो गया? और देखो यहाँ फिगर भी दिखाई, ये नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आ रहा है कि समझ में? ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है, सेकंड। तो सेकंड वाला क्या था, सुनिए ध्यान से। ये तो फर्स्ट था उदाहरण। सेकंड में कहना था, जैसे मान लो बाबू, सबसे पहले समझो एग्जांपल, उसके बाद समझते हैं। जैसे मान लो किसी के घर में मान लो 10 ठो रूम है। क्या ठो रूम है? क्या 10 रूम में आदमी रहता है? नहीं। ऐसा है कि 10 आदमी रहता है? नहीं रहता। लेकिन जिस रूम में बेड लगा, बिछावन वगैरह लगा, सब कुछ लगा, तकिया वगैरह लगा, तो उसमें तो रहता ही होगा। ठीक है। लेकिन पूजा रूम में आदमी तो नहीं रहेगा, वहां पूजा होगा। बाथरूम में हाँ आदमी रहेगा। कोई सुना है बाथरूम में तकिया लगा सोता है? वो होता है। एक तो फिल्म देख रहे थे, अनिल कपूर या गोविंदा किसका था, उसको वाइफ जो उसको बाथरूम में सुलाती है। तो जो भी है, कैसा होता है? बोलो होता है? नहीं ना जी। तो सोचो जरा सा, सिंपल सा चीज है कि हर रूम में आदमी नहीं रहता है। आदमी उसी रूम में रहता होगा जिसका अपना होगा, या जितना होगा आदमी उसी तरह। तो बाबू होता है बहुत सारा कक्षा। सुनिए ध्यान से, किसी भी नाभिक के चारों ओर कक्षा बहुत सारा होता है, लेकिन हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वैसा कोई जरूरी नहीं।
बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में मौजूद होगी जिसका कोणीय संवेग, क्या जी, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को क्या सूचित करते हैं, एल से, किससे, कोणीय संवेग जो होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा, किसके, h/2π के, किसके, तो बोलो बाबू पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज मतलब या तो 1 से गुना करो या 2 से करो या 3 से करो या 4 से करो, जिससे भी करो लेकिन पूर्ण संख्या से करो। तो मान ले हम पूर्ण संख्या कितना है, तो याद रखिए इसका कहना था इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर हो, जहां n क्या है, पूर्ण संख्या, ये कौन संख्या, या इसी को बोल सकते हो कक्षा की संख्या। आ रहा समझ में? तो कोणीय संवेग बराबर होता है mvr, क्या होता है, l बराबर क्या होता है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या, इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूम रहा, और r क्या, कक्षा की त्रिज्या, बराबर क्या हो जाएगा, nh/2π। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला था फिर सुनिए, इसका कहना था इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज के बराबर है। आ रहा समझ में? क्या सब में होगा क्या, नहीं। तो देखिए चलिए यहाँ क्या कह रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षा में परिक्रमा करती जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होती है। और देखिए यहाँ लिखा भी L = nh/2π और L बराबर है mvr = nh/2π, जहाँ m क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या, n है पूर्ण संख्या और h क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻34 जूल से। याद रहेगा, ठीक। अब ये कहना था 3 नंबर का, क्या कहना था समझो, बहुत ही आसान, तुरंत हो जाएगा। अब जरा समझिए ध्यान से बात, ठीक है। मान लो ये क्या है, नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है प्लस, ठीक है, ये इसके चारों कक्षा है, इस तरह करके दूसरा कक्षा है, इस तरह करके बहुत सारा कक्षा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये निचली कक्षा, ये ऊपरी कक्षा। मान लो इसका ऊर्जा, मान लो ये जो है निचली कक्षा का ऊर्जा 10 जूल, कितना जूल, और यहाँ जो है मान लो 12 जूल, कितना जूल। अब सोचो जरा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन। आ रहा समझ? अब इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां कूदा, कहां से कहां कूदा, ऊपरी कक्षा से कहां, निचली कक्षा में कूदा। तो बोला यहां ऊर्जा था 12 जूल और यहां आया तो 10 जूल, जिसका मतलब 2 जूल क्या हुआ, यहां से निकला होगा। तो कहना था बोर का कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाती है, कहां से कहां बाबू, ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाती है, तो यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होती है, और वो भी प्रकाश के रूप में। किस रूप में, याद रखिए, ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होता है, याद रहेगा। ये किसका कहना था, बोर का। क्या कहना था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होगा। जैसे मान लो बाबू यहाँ 12 जूल था और यहाँ गया तो 10 जूल हो गया, तो बोलो कितना जूल ऊर्जा निकला, कितना जूल, कैसे जान गया। अब प्रारंभिक कक्षा का ऊर्जा घटा कर दिया अंतिम कक्षा का, 12 में घटा दिए 10, निकला कि नहीं निकला। तो सबसे पहले पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जब ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होता है। और वो ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक कक्षा का ऊर्जा घटा अंतिम कक्षा, EI मतलब इनिशियल में प्रारंभिक कक्षा का, घटा क्या, जैसे प्रारंभिक कक्षा का 12 लिखो 12 और अंतिम का 10 तो लिखो 10, निकल जाएगा। तो निकला कि नहीं। तो इसी को तोड़े हैं इस तरह करके, याद करो एक फॉर्मूला पढ़े हमें, E = h न्यू, E = तो बोलो प्रारंभिक कक्षा का ऊर्जा थी, यहाँ प्रारंभिक कक्षा का तो होगा कि नहीं। तो इसके जगह लिखें E = h न्यू आई, h न्यू है, तो h कॉमन ले लिए, न्यू आई माइनस न्यू कॉमन ले लिए। आ रहा समझ, क्या हमको ये फॉर्मूला वगैरह से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद रहना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में होता है, ये याद रखना, किस रूप में। क्लियर है, ठीक। तो ये था आपका बोर का परमाणु मॉडल का अवधारणा, जो कि क्लियर हो चुका है। बोलो कोई टेंशन जरा सा भी। अब बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं,
सीमाएं मतलब कुछ तो जरूर इसका कमी छोड़ा होगा। ये जो मॉडल दिया एकदम सब कुछ एकदम हर चीज के सही तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सीमा क्या है जरा समझे, यानी इसका क्या कमी रह गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखें, ठीक है। तो देखिए इसका क्या कहना था, ये जो परमाणु मॉडल इसने दिया था बोर ने, ये सिर्फ उसी परमाणु के लिए सही था जिसके कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, जिसके कक्षा में और एक इलेक्ट्रॉन किसके पर, कौन परमाणु के कक्षा में होता है, हाइड्रोजन। जानते हैं ना हाइड्रोजन के परमाणु में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका जो मॉडल दिया गया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए था। किसके लिए था, या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए। बोलिए सर हाइड्रोजन जैसे परमाणु कैसे, जैसे बात करते हैं हम हीलियम का। किसका, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में कितना, अब एक तो हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बचेगा क्या, एक तो इसको ऐसे लिखेंगे He+, नहीं एक तो इलेक्ट्रॉन निकला He+। तो याद रखिए ये हाइड्रोजन के लिए हुआ तो हीलियम प्लस के लिए भी, यानी इसमें जब एक तो इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसके लिए भी ये लागू होगा। आ रहा समझ में। तो याद रखिएगा बोर का जो परमाणु मॉडल दिया गया वो सिर्फ उसी परमाणु के लिए सही है जिसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक। कितना, यानी ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा परमाणु के लिए सही होता, सबके लिए सही, ये जो पढ़े सबके लिए सही, समझे कि बुझे, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ साफ साफ बोल रहा है क्या, बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ क्या, देख रहे हो इधर देखो कितना, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए। किसके लिए, तो बोले ये कमी है कि नहीं, क्या सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या ज्यादा रहेगा क्या, ये बता पाएगा सर। बाहरी कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है उससे मतलब नहीं, टोटल मिला के एक होना चाहिए, बुझे। अब 2 नंबर सुनिए, जब इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाता है तो ऊर्जा किस रूप में निकलता है, प्रकाश के रूप। लेकिन एक साइंटिस्ट, एक नहीं 2 साइंटिस्ट था, एक का नाम था स्टार्क और एक का नाम था जीमैन। एक का नाम था स्टार्क, एक का नाम था, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगवाया। लेकिन वहां क्या कर दिया, जहां वो प्रयोग कर रहा था वहां विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया, तो देखा प्रकाश के रूप में नहीं, कुछ अलग तरह का हो रहा था। प्रकाश तो निकल रहा था लेकिन उसमें कुछ क्या हो रहा था, वहां डिस्टर्बेंस दिख रहा था, वहां अवरोध दिख रहा था, रुकावट कुछ दिख रहा था। उसी तरह जीमैन आया और जीमैन क्या किया, ठीक, वो चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। क्या ले लिया, तो उसमें भी कुछ गुण बदल गया। तो वो लोग बोर क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में या विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में इसका गुण बदलेगा, ये बोला, लेकिन ये तो देखा गया तो ये विद कमी था, ये नहीं बता पाया था। तो वही बोल रहा है बोर का परमाणु मॉडल क्या जीमैन तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकती है, ठीक है। अब तीसरी वाली, इसका क्या कहना था, बोलो कक्षा कैसा होता है, वृत्ताकार। कैसा होता है, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था समरफील्ड। क्या नाम था, समरफील्ड। समरफील्ड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि समर में फील्ड में खूब कूदता था, इसीलिए नाम पड़ा समरफील्ड। क्या मतलब गर्मी के दिन में फील्ड पर दौड़ता आ गया, इसलिए नाम क्या हो गया, समरफील्ड। जो भी जैसे भी नाम पड़ा लेकिन था। द समरफील्ड ने अपने इक्वेशन में प्रूव करके दिखाया ये जो कक्षा होता है ये वृत्ताकार नहीं होता, ये एक्लिप्स शेप का होता है। आप पढ़े 12 में मैथ में एक्लिप्स पढ़े, तो एक्लिप्स जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार, क्या बोलते हैं, तो ऐसा निकला, एक्लिप्स का समीकरण निकला। और जबकि क्या बोला था, वृत्ताकार, तो बोलो ये विद गलती था। तो याद रखिएगा, तो वही बोल रहा बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षा कैसी होती है, जबकि समरफील्ड के अनुसार कक्षा कैसे होता है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार। समझे कि बुझे। तो ये था इसका कमी, उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये सब चीज कुछ नहीं याद रखना आपको, जो याद रखना वही चीज हम सिर्फ बात करेंगे। हाँ, आपको जो है ये वाली फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। ये क्या है, एनवी कक्षा में, कौन कक्षा में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वो होता है -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। n जानते हो ये क्या है, कक्षा की संख्या। किसकी संख्या, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सुनो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, हाइड्रोजन के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ऑप्शन रहेगा 4, तो कैसे जानोगे, n का वैल्यू यहां 2 रखोगे
कौन कक्षा बोल रहा है? n का वैल्यू कितना रखोगे? तो 2 का स्क्वायर कर दोगे कितना? तो भाग दे दोगे 13.6 by 4 मतलब 3.4 आएगा। तो आंसर हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा में पूछेगा यहाँ क्या रखना है? सॉल्व नहीं कर पाएगा? आसान है कि नहीं? जनरली पूछता ग्राउंड स्टेट में। कौन? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट समझते हैं? ग्राउंड स्टेट यानी पहली कक्षा में जब छलांग नहीं लगाया। ग्राउंड मतलब निचले कक्षा में। ग्राउंड मतलब निचले कक्षा में यानी पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में कितना होगा? तो यहाँ 1 रख दो। 1 का स्क्वायर कितना? कितने बचेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहेगा? तो आपको सिर्फ ये याद रखना ताकि कोनो कक्षा पूछे आपको तुरंत बता दें। याद रहेगा? तो ये वाली आपको क्या करना याद रखना, उसके बाद इधर कुछ नहीं याद रखना। ठीक है? हम सिर्फ वही चीज को डील कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है। क्लियर है? फालतू सब चीज नहीं कर रहे हैं। अब तुमको जो है एक तो चीज और याद रखना है, ये वाला मान। ठीक है? ये रेडबर्ग कांस्टेंट का मान है। किसका? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रेडबर्ग। क्या नाम था? देखो याद करो, बोर बोला था। क्या बोला था? बोर बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपरी से निचली कक्षा में छलांग लगाता है तो ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलता है। तो बोलो प्रकाश होगा तो प्रकाश तरंग भी तो निकलेगा। तो भाई तरंग का संख्या बताया था वो। क्या? तरंग का संख्या। बोलिएगा सर तरंग संख्या क्या होता है? जैसे 1 मीटर लंबा लेते हैं आप तरंग, कितना? उसमें कितना तरंग का संख्या? जैसे मान लो 1 मीटर लंबाई में तरंग है 5 ठो। क्या ठो? तो तरंग संख्या हो गया 5। 1 मीटर में मान लो तरंग का संख्या 20 ठो, तरंग संख्या 20। आ रहा समझ? तो इकाई लंबाई यानी 1 मीटर में तरंग का क्या संख्या होता है, उसी संख्या कहते हैं तरंग संख्या। वो किसने बताया था? रेडबर्ग। और उसने तरंग संख्या का फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है? तो हमको फॉर्मूला वगैरह से मतलब नहीं है। डायरेक्ट जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा गया सुनिए। क्वेश्चन पूछा गया है रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होती है। रेडबर्ग नियतांक का आंसर प्रति मीटर। कौन मीटर? और मान भी पूछ ले तो मान भी है, लेकिन सिर्फ पूछा गया था क्या? मात्रा। क्या पूछा गया था? तो याद रहेगा ये। लेकिन आप पूरा ही मान याद रखिएगा। क्या था? 1.09 × 10⁻⁷ प्रति मीटर। क्लियर है? हम भी याद रखें, आप लोग भी याद रखिए। कोई टेंशन? उसके बाद यहाँ देखो ये दिखा दिया गया पहला कक्षा ऊर्जा, दूसरा कक्षा ऊर्जा निकाल दिए, लेकिन इसको रटोगे क्यों? तुम लोग को सिखा दिए, सॉल्व करने दे देना, भागात जानबे करता है। अब जो सबसे अधिक पूछता है सुनिए, ये या फिर ये, यही दो टो पूछेगा, 3 तो नहीं। क्वेश्चन कितना रहेगा सुन लो। क्वेश्चन एकदम आसान सा रहेगा। अगर नहीं पढ़ना हो किन्हीं को तो मत आइए, हम पहले बोल। अगर आए हैं तो मेरे लिए आए, 1 घंटा तो हम लेते हैं समय। प्योर मेरे प्रति यहाँ ध्यान दीजिए। अगर किसी और के लिए आते हैं तो रास्ता भर आइए, उसके फिर रास्ता जब जाएगा तब फिर चल जाइए उसके साथ। जब यहाँ आते हैं तो भाई पढ़ने के लिए आइए, सिंपल सा। पढ़ा रहे हैं, उसको देख रहे हो, उसके नैनम नैनम डाल के हो गया है, नहीं होता है जैसे तुम्हारे आंखों के समुद्र में डुबकी लगा के तैयार वैसे की देखे चौका रखें कीची छोड़ा कुछ नहीं नहीं आंख में क्या मिलेगा, एकदम दोनों नजर से नजर, जैसे तोता मैंने कैसे देखता वैसे। चलो 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 इधर देखो, इधर सुनो। लाइमन श्रेणी, कौन श्रेणी? लाइमन श्रेणी। तो समझते हैं लाइमन श्रेणी क्या है। देखिए सुनो, याद करो बोर का तीसरा उदाहरण था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाती है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है प्रकाश के रूप में। तो लाइमन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दूसरा कक्षा से पहला कक्षा में छलांग लगवाया, तीसरा से पहला में छलांग लगवाया, चौथा से पहला में छलांग लगवाया, मतलब कहीं भी कूदे पहली वाली पर कूदते। किस पर? और देखा कि भाई कूदने के बाद जो ऊर्जा निकलता है वो किस तरह का प्रकाश निकलता है। तो उन्होंने पाया कि जो प्रकाश निकल रहा था, कौन किरण निकल रहा है? पराबैंगनी किरण। कौन किरण? एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा,
निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पराबैंगनी किरण उत्सर्जित होती है? ऑप्शन रहेगा लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी। तो किसमें टिक करो? लाइमन में पराबैंगनी, याद रहेगा लाइमन में। या फिर इसी का उल्टा पूछ देगा कि लाइमन श्रेणी में निकलने वाली प्रकाश होती है। पहला ऑप्शन पराबैंगनी, दूसरा दृश्य प्रकाश, तीसरा अवरक्त किरण, चौथा एक्सरे। कौन? ये पूछता है एग्जाम में, क्लियर है। और दूसरा पूछेगा इसको पूछेगा किस श्रेणी में दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होती है? तो याद रखिए पाश्चर बामर में, किसमें? बामर में आपका दृश्य प्रकाश मिलेगा। किससे? बामर साइंटिस्ट का नाम है। अरे बालमर है, BALM को बाम पढ़ना, बामर बानर नहीं, क्लियर है, बुझ गए। याद रखिए बामन श्रेणी में कौन निकलता है? कौन प्रकाश? याद रखिए बामन श्रेणी में अब ये तीनों नहीं पूछेगा। बोलो क्यों नहीं पूछेगा? अब इमेजिन करो तुम लोग जैसे आता है तो बहुत सारा आदमी दिखता है, क्या सबका चेहरा याद रहता है? किसका याद रहता है? जो थोड़ा अलग, जो थोड़ा या तो बहुत सुंदर हो या तो बहुत खूबसूरत या कुछ अलग हो। जैसे मान लो किसी का मुंह इतना लंबा वो याद रह जाएगा, ठीक है। किसी का पुछड़ी निकला वो याद रहेगा फिर। लेकिन पुछड़ी वाला से हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा सोच चलता था, जैसे बोलता था कि हम लोग पहले बंदर थे, ठीक, और बंदर थे तो बंदर से हम लोग धीरे धीरे इंसान बने। तो भाई हम सोचे कि अगर मान लो बन जाते लेकिन पुछड़िया हम लोग का रह जाता तो कैसा होता? सोचो जीन्स है या वो छेड़ उससे सबसे पहले पुछड़ी पार करना होता तब मान है कि नहीं। और खास करके लेडीज लोग को टेंशन साड़ी पहनती है। अब सोचो साड़ी इतना मतलब पे कितना कहाँ एकदम सेट तो भगवान अच्छा कि एक पुजड़ी नहीं दिया, नहीं तो बड़ा दिक्कत था। और सबसे अधिक स्टूडेंट लोग का शिकायत रहता है, जैसे मान लो ये बैठा है, इसका पुजड़ी पीछे लटक रहा, गलती से दूसरा लात उसका पड़ गया, सर ये पुजड़ी डाल दिया है ना। तो हम बोलते हैं अपना पुजड़ी संभाल के रखें। और सबसे मस्त लगता है क्या मालूम है? आता बेंच गंदा, अभी कपड़ा हमसे मांगता नहीं सच में ही होता है। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि ये तीनों नहीं आएगा? देखो इसमें भी क्या निकलता है, इसमें भी तो बोलिएगा सर सुदूर, सुदूर मतलब दूर वाला अवरक्त, लेकिन अवरक्त ही इसको बहुत सारी किताब में सिर्फ अवरक्त ही लिखा रहेगा, ठीक। अब तीनों में से मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे, निम्न में से किस में अवरक्त किरण निकलता है? तुमको उसको क्या तीन ऑप्शन देना, हालत खराब होगा कि इसलिए पूछता वही है जो थोड़ा हटके, जो थोड़ा, इसलिए याद रखना या तो एक नंबर चाहिए या तो आपको एक नंबर मिलेगी या तो 2 नंबर मिलेगी, 3-4 नंबर नहीं मिलेगी। बुझे? भगवान से मनाओ कि 1 नंबर या 2 नंबर, एक के नंबर। बुझ गया? अब चलिए नाभिक पर आ जाते हैं। किस पर? वैसे परमाणु हो गया खत्म, परमाणु हो गया। तो नाभिक में ही हमको बताने की जरूरी नहीं है, बताए थे किसी परमाणु के केंद्र पर जो धनावेशित कण होता है, जिसमें लगभग परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसी को क्या कहते हैं? ना कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप में चलेगा कैसे चलेगा, देख लीजिए, ठीक। अरे हम लोग को लाज लगना चाहिए, ऐसा करते हैं। देखो देखो ना, हम देख रहे थे कि तुम देख रहे थे व्हाट्सएप, मतलब देखो हम कुछ नहीं बोले। अच्छा पढ़ाई तो होते रहेगा बहुत दिन, व्हाट्सएप का डीपी बदल दिया तो क्या ही बदलेगा? अब बदल दिया तो दिक्कत है। देखो इस तरह करते हैं, मत आइए हमारे क्लास, क्योंकि हम वो बहुत बेइज्जती करेंगे, फिर मन में बड़का मास्टर होता है। कोई बच्चा को, आजकल का बच्चा बड़ा सोच समझ के करना होता है। अब तुम लोग तो थोड़ा डर है, पैसा दे चुका है, जब तक फी नहीं रहता तब तक ठीक है, तब तक जानते लगता है भाग जाएगा, 500 बाकी रहेगा, चल गया हमारा 500।
अब तो सब दे चुके हो, अब हमको थोड़ा डर लगेगा, अब कुछ बोल देंगे। हाँ, क्या बोलिए बोलिए बोलिए। सर वैसा आप मत कीजिए, सब जब चला जाएगा ना हाँ आपको भी तकलीफ होगा। क्या हमको तकलीफ होगा? तो बाबू अरे नहीं वाली जब जाती है ना तो बहुत सारी आती है। हमारा जिंदगी गजब है, क्या सच्चाई है कि तुम लोग जाओगे हम मानते हैं, लेकिन लेटेस्ट पीस आएगा। जबरदस्त, अभी तक जिंदगी में कमी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होता है जब तुम लोग जाते हो, थोड़ा तकलीफ होता है, लगता है रे 2 साल का साथ था अचानक चल गए। कभी रास्ता हम देखेंगे तो आंख से आंसू भी आ सकता है। चलो यार सुनो सुनो, तो बोल रहे हैं परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित का शायद हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं अच्छा से, ये कुछ बात हुआ है, शायद अच्छा हम ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तब ना बच्चा का ध्यान इधर उधर जा रहा है। हाँ, तो परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित कण, कौन कण? जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान स्थित होती है। समस्त द्रव्यमान उसे क्या कहते हैं? और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उसके बाद देखो यह न्यूट्रॉन का कुछ गुण है, देखना देखना, नहीं देखना नहीं देखना, कोई टेंशन। प्रोटॉन का गुण है, देखना देखना, नहीं देखना, कोई टेंशन नहीं। ये सब पढ़ा दिए, याद करो। परमाणु मात्रा इकाई पढ़ा चुके हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये सब है नहीं, ये सब आता है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो सब पढ़ा दिए उससे वो तो पढ़ने हैं, और अभी जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही सब। ये द्रव्यमान क्षति पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ये भी पढ़ा दिए, क्लियर है। अब ये वाली है नहीं, कौन ऊर्जा? सॉरी, कौन बल? नाभिकीय बल। कौन बल? समझिए नाभिकीय बल क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब साइंटिस्ट लोग बोला, क्या बोला? साइंटिस्ट लोग बोला कि किसी नाभिक का जो केंद्र होता है, किसी नाभिक के अंदर जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी होता है। न्यूट्रॉन होता है और मान लो 3 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो कुछ साइंटिस्ट लोग बोलने लगा कि भाई नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ठीक है, मान गए। तो बोलो प्रोटॉन पे कौन चार्ज? इस पे कौन चार्ज? तो बोलो दोनों पर कौन चार्ज है कि नहीं? इस पे प्लस, इस पे। तो बोलो बाबा आप पढ़े थे प्लस, जब प्लस को देखता है उसको बोलते हैं चल हट वाल में चल, ये बोलता है चलो उधर चल, है ना। तो बोलो प्लस प्लस में क्या होता है? प्लस प्लस में विकर्षण होता है। तब तो भाई ई प्लस और ई प्लस में विकर्षण होता है। अगर बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि इसको क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। कैसे भाई उतना छोटा जगह में कैसे है? आप बोलते हैं अगर है तो कैसे? तो सुनिए, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था युकावा। क्या नाम था? वैज्ञानिक थे, कहाँ के? जापान। युकावा। और इन्होंने कैसे समझाया? सबसे पहले तर्क दिया, बोला कि हाँ ये दोनों नफरत करता है, प्लस प्लस से नफरत करता है, लेकिन फिर भी एक जगह रहेगा। कैसे? समझिए। अब इमेजिन करो, 2 कुत्ता है, ये हमरा बोली नहीं है, युकावा बोल रहा है। हम तो सब खराब खराब बात ना बोल रहे, हाँ कुत्ता कुत्ती सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, हमरा शब्द ऐसा नहीं है। फिर समझिए, युकावा जो बोला था इसीलिए हम रिपीट कर, ठीक है। तो युकावा कहना था कि मान लीजिए 2 कुत्ता, ठीक, दोनों कुत्ता कभी एक दूसरे को देखना पसंद करता है? अब देखिए, कभी कोई कुत्ता दूसरा के मोहल्ला में चल गया, एकदम गुर्राने लगा, क्या देखो और कियो, और पूरा भौंकना स्टार्ट। उसको जब तक अपना एरिया से नहीं बाहर निकलेगा तब तक शांत। फिर ई जब जाता तो भी भौंकता। क्या 2 कुत्ता एक जगह रह सकता है? लेकिन इमेजिन करो ऐसा कि एक हड्डी मिल जाए। क्या मिल जाए? हड्डी। दोनों कुत्ता देखा, एक कुत्ता आकर के इधर से पकड़ा, एक कुत्ता इधर से पकड़ा, दोनों हड्डी का 2 छोर को पकड़ के
अब बताओ, दोनों एक दूसरे पर गुर्राएगा भी कि तुम छोड़ो, ये बोलेगा तुम छोड़ो, लेकिन बताओ क्या छोड़ेगा? दोनों पकड़ के रहेगा ना। तो ये हड्डी क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है कि नहीं? तो वही कहना था, यहाँ पर होता है क्या है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन भले हम मानते हैं नफरत करता नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो हड्डी का काम करता है नाभिकीय बल। कौन बल? नाभिकीय बल ही इस दोनों को क्या करता है? एक जगह आकर्षित करके रखता है, जोड़ करके रखता है। क्लियर है? ये किसका कहना था? अरे हम सच बोलते हैं, हम युकावा की जगह रहते हैं तो हम ये सब फालतू हम क्या देते हैं बताते हैं। जैसे मान लो ये लड़का और ये लड़का हम दुश्मन, ठीक, मान लो एक दूसरे को देखना पसंद, लेकिन इसको कोई पसंद आ गया और इसको भी पसंद आ गया, सेम चीज, सेम चीज। अब मान लो यहीं पर है क्लास में, तो बताओ ई भी आएगा, ई भी आएगा, दोनों नफरत कर रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है ना उसके चक्कर में, मेरे चक्कर में। मतलब चंदन सर को पसंद करता है, ये भी करता, तो पढ़ना है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, समझ चुका होगा। तो बोलो बेचारा एक दूसरे से नफरत करता है लेकिन फिर भी किसी के लिए तो आ रहा है, हाँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, मेरे लिए नहीं, हम समझ रहे हैं, हम समझते हैं, हम अनजान थोड़े, हमको पता है, मेरे लिए ही तो आता है, हमको पता क्या, लेकिन आता है कि नहीं? ठीक, तो ऐसा होता है कि नहीं? तो देखो गजब का चीज, झुट्टो कुत्ता होता है, उदाहरण लिए यही सब लेते। चलिए देखिए, सुनो, तो युकावा क्या कहना था, किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो एक जगह है, वो कारण क्या है उसका? नाभिकीय बल। कौन बल? और याद रखिए नाभिकीय बल जो होता है ना, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है। ई नहीं देखता है कौन है बगल में कौन नहीं है, सबके बीच लगता है, बोलता तोरो आकर्षित कर, वो तोरो कर, ये प्रोटॉन बोलता है तुम भी, ये बोलता है तुम भी, और इधर ना बोलता हम दोनों भी, अरे बोलता ठीक है तो हम दोनों भी। और समझे, यह सब एक दूसरे को आकर्षित करता है, भेदभाव नहीं करता है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, कौन किस पर चार्ज नहीं है, इस सब को आकर्षित करता है। क्लियर है? वही है नाभिकीय बल। जैसे सीएम प्रकाश कभी भेदभाव नहीं किया, तुम लोग को भी अच्छा मानते हैं, ये लोग को भी अच्छा, भैया दीदी सब अच्छा, सबको हम मानते हैं, सबको एक जैसा मानते हैं। एक कभी क्या किए कभी डिस्टर्ब नहीं ना किए, सबको एक जैसा मानते हैं कि जस्ट वही नाभिकीय बल एक के तरह होता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है। और सबसे बड़ा ये चार्ज देख के न लगता है कि तुम प्लस है तुमको आकर्षित करेंगे, माइनस है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, सबको आकर्षित। मुझे कौन? हाँ, न्यूट्रॉन होता है, वही तो बोले, चार्ज रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, सबको आकर्षित करेगा। क्लियर है? अब चलिए यहाँ देखते हैं। अब चलिए डेफिनेशन का बात करें। युकावा के अनुसार, किसके अनुसार? युकावा के अनुसार नाभिक के अंदर एक बहुत शादी से नाम बिगड़ गया तो हमको शक्तिशाली बोले, शक्ति बोले शाली बोलते सर दीपक चला गया गोदी में बैठने, इसका उदाहरण लिए थे सर। चले तो ये कावा के अनुसार नाभिक के अंदर एक बहुत शक्तिशाली आकर्षण बल लगती है, बहुत शक्तिशाली, जिसके कारण नाभिक के न्यूक्लियंस एक दूसरे को, इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु यानी इसका गुण बोल रही है, ब्रह्मांड का सबसे शक्ति, याद रखना दुनिया में जितना तरह का भी बल है उसमें सबसे शक्तिशाली बल कौन होता है? नाभिकीय बल। इससे अधिक शक्तिशाली बल का भी खोज, यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, यह हमेशा क्या होता है? आकर्षित करता है। ठीक है, यह कण के आवेश पर निर्भर नहीं देखता है कि प्लस है या नहीं है, कुछ मतलब नहीं बोलता हम लगाएंगे तो लगाएंगे, बुझे? यह प्रोटॉन प्रोटॉन किसके किसके? न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के, ये किसी बीच भी लग सकता है। समझ में?
और यह कम परास वाली बॉल होती, कम परास मतलब कम दूरी में ही लगेगा, जो कितना होगा 10 पर पावर -15 मीटर से कम दूरी पर ही लगेगा, उससे अधिक। और इससे कम दूरी होता नाभिक के अंदर, यानी सिर्फ नाभिक के अंदर ही लगेगा और कहीं बाहर नहीं लगेगा। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो ये था आपका नाभिक केबल। अब रेडियो सक्रियता पढ़ा दिए थे, याद करो, वही हेनरी बोला था कि जब तक ये जिंदगी में नहीं आई थी सब कुछ सही चल रहा था, जब से ये जिंदगी में आई बर्बाद करके रख दिया। याद है? अब सुनो, तुम लोग को एक तो ये याद रखना, एक बेकरेल बराबर कितना? एक विघटन प्रति, ये सब मात्रक है रेडियो सक्रियता का। क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप देखे भी थे मॉडल सेट में था, क्वेश्चन क्या था? एक बेकरेल बराबर कितना? विघटन बोले, क्षय बोले, बात बराबर है, ठीक है? एक विघटन प्रति सेकंड या एक क्षय प्रति सेकंड। उसी तरह एक रदरफोर्ड बराबर 10 पर पावर 6 विघटन, एक क्यूरी बराबर, बुझे? इसको भूल जाना, लेकिन ऊपर वाले दोनों को नहीं भूलना, दोनों को बुझे कि समझे? क्लियर है? मार्क क्या करना है? नीचे वाले तो बहुत क्यूटी है सर। क्यूटी नहीं है, क्यूरी है, क्यूटी। यही सब चीज तुम देखो, बिगड़ रहा तुम। चंदन सर के पास पढ़ के यही सब चीज सीखता है। चलो इधर, आप रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ा दिए थे, यही बोला था 3 होती है, याद है ना? अल्फा बीटा गामा। अब ये बाबा, ये ठीक है, अल्फा कण के पूछ सकता, बोलो क्यों? क्योंकि सिर्फ बोला सिलेबस में रेडियो सक्रियता पढ़, तो रेडियो सक्रियता ही तो ये सब चीजें डिटेल में ना बोला, लेकिन पढ़ना, बुझे? तो देखिए, सबसे पहला अल्फा कण का गुण, यह कैसी होती है? बता ही चुके थे, यह हीलियम नाभिक के समतुल्य होती। किसके समतुल्य? हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक जानते हैं किसको कहते हैं? जिसके नाभिक में 2 ठो प्रोटॉन और 2 ठो न्यूट्रॉन हो, वही होता है हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक जिसको सूचित करते हैं He++, यही किसके बराबर होता है? किसके? बुझे? याद रखिए, किसके समतुल्य होता है? हीलियम नाभिक की। किसके? इसका आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के, देख लो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इस पर कोई आवेश नहीं, खाली इसी में आवेश दिखे, तो वही बोल रहा 2 प्रोटॉन के आवेश के। इसकी भेदन क्षमता, भेदन मतलब छेद करने की क्षमता, ठीक है, वो बीटा और गामा से क्या होती है? बीटा और गामा से। बोलो क्यों? अब सुनो ध्यान से, इमेजिन करो, एक है जो धीरे से चल रहा, स्लो चल रहा है, और एक तो स्पीड चल रहा है। बताओ कि मान लो मेरे हाथ में छेद करना है, बताओ कौन ज्यादा छेद करता है? ठीक, स्पीड से चलेगा वो क्या होगा? छेद कर, लेकिन धीरे धीरे आएगा तो वो छेद करने की कोशिश करेगा, हो सकता नहीं भी कर सके, है कि नहीं? क्लियर है? और एक चीज बताओ, एक तो मोटकी है एक तो पतल की है, कौन स्पीड दौड़ पाएगी? पतल की स्पीड दौड़ पाएगी, मोटकी तो समझ रहा? आप देखे भी होंगे कि पतला लड़का और मोटा लड़का जब दौड़ता है तो पतल का रेस जीतता है, मोटका बीच में रह जाता है। क्यों? हाँ? जो भी है, तो समझना जरा ध्यान से। तो भारी जो होता है वो तेजी से नहीं चल पाएगा, हल्का जो रहेगा वही तेजी से चलेगा। तो अल्फा कण याद रखना, अल्फा बीटा गामा में सबसे भारी होता है अल्फा। हमारा बात ही नहीं सुन रहा। अल्फा बीटा गामा में सबसे भारी होता है, इसीलिए सबसे स्लो चलता है, और सबसे स्लो चलेगा तो बाबू ये इसकी भेदन क्षमता कम होगी, वही बोल रहा है इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे। अब जरा समझना, इसके बारे में पूछ रहा है। अब मान लो ये दोनों लड़का है, ठीक, ये जो है कोचिंग के लिए आ रहा, तो पूरा एकदम निकला रूम से, चंदन सर के पास जाना है, रास्ता में कुछ नहीं दे रहा, देव पटेल फुल स्पीड में आ रहा, फुल स्पीड में आ रहा, तेजी से आ रहा। ये क्या हो रहा है? और ये लड़का जो है निकला रूम से, बैग टांगा, थोड़ा सा स्पीड चला, उसके डिजायर देखना, आराम से आ रहा, बीच में कोई मिल गया उससे बात भी कर लिया, ठीक, इस तरह करके। तो बोलो दोस्त इस दोनों में ज्यादा कौन बना पाएगा?
स्लो जो स्लो चलेगा। अब स्लो चलेगा तो बताओ अपना गुण फैलाते रहेगा क्यों? बेचारा स्लो जा रहा, अपना गुण बांट ले जा रहा धीरे धीरे, लेकिन स्पीड चलेगा तो देखिए है कि नहीं? तो बाबू ये अल्फा कण स्लो चलता है, तो होता है कि जब अल्फा कण गुजरता है धीरे धीरे तो इसके बगल में कोई आता है तो उससे जब सटता है तो जिस तरह चार्ज इस पर था उस पर भी चार्ज करके जाता है, उसको बोलता है सुनो ना चार्ज तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ, बीच में सटले जा रहा, चार्ज कर ले जाएगा। मुझे याद रहेगा ये चार्ज कर ले जाएगा, समझे कि मुझे? तो वही बोल रहा है इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे याद रखिएगा सबसे अधिक ये आयन में बदलेगा, यानी जहां जहां जाएगा चार्ज करते जाएगा। ठीक, जहां जहां जाएगा सोचो, ये जहां जहां जाएगा चार्ज कर ले जाएगा। अब वैसे आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 ठो बोलेगा अल्फा कण के 2 गुण बताएं, हम क्या ठो बता दिए 6 ठो, वैसे ये 9 ठो है और जान लो। ठीक, यह जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसनेट से टकराने पर क्या होता है? प्रदीप्त होती है, मतलब चिंगारी निकलेगा। क्या निकलेगा? बुझे? यह फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है? फोटोग्राफी प्लेट पहले जो रील वाला में फोटो आता था उसको प्रभावित करता है, और यह किसी तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। कैसे समझो? ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अब जैसे मान लो कोई तत्व है x, क्या है? और यहाँ है 20 और ये है मान लो 28, नीचे वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? जेड मतलब परमाणु संख्या, और ये द्रव्यमान संख्या, है कि नहीं? अब मान लो इससे एक तो अल्फा कण निकल गया, एक तो अल्फा कण, अभी तुरंत सिखाया था अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो बोलो अल्फा निकल गया एक तो इससे, इसका मतलब इससे 2 ठो प्रोटॉन निकल गया और 2 ठो, तो बोलो नीचे वाला किसका संख्या? प्रोटॉन का संख्या, किसकी संख्या? तो बोलो एक तो अल्फा का निकला, यहाँ 20 था, बताओ 20 बचेगा या 18 बचेगा? तो बोलो ये तो वाई में बदल जाएगा, नीचे हो जाएगा 18, और ऊपर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या होगी, तो बोलो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या निकला? तो बोलो ऊपर कितना घटेगा? तो बोलो 24 होगा कि नहीं? तो हम क्या समझे? अगर एक अल्फा का निकलता तो ऊपर में 4 घट जाता, नीचे में 2 घट जाता, वही बोल रहा है। ए था A-4 हो गया, जेड था Z-। एग्जाम में क्वेश्चन क्रिंग कर तो सुन, एग्जाम में रहते हेरेंगा दल और तो समझ नहीं? हाँ, और यहाँ ईटो नहीं रहेगा, यहाँ खाली जगह रहेगा, बुझे? और यहाँ दिखा रहेगा कि अल्फा का निकला, क्या निकला? और बोलेगा ऑप्शन में क्या होगा सही आंसर, तो 4 गो रहेगा, चेक करके यहाँ देख लेना क्या डाला है, उसके हिसाब से टिक मार देना, ना पर बुझे? एक अल्फा का निकला तो ऊपरा में 4 घटेगा, निचवा में याद रखना किसी से कुछ निकलेगा तो घटेगा ही ना। हंस रहा है निकलेगा तो घटेगा, ऊपरा में कितना? 4, निचवा में 2, एक तो अल्फा का निकलने पर, समझ गया कि नहीं? अब सुनो, बीटा कण का गुण, किसका गुण? बोल रहा बीटा कण कैसी होती? इसका आवेश किसके? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता, बताए नहीं थे? यह फोटोग्राफी प्लेट को इसकी भेदन क्षमता अल्फा कण से क्यों ज्यादा तेजी से चलेगा, उससे ज्यादा भेदेगा, और इसका समीकरण ये है बीटा निकलने पर ये। तो बहुत कोई अभी सोचेगा सर आप तो बोले कोई चीज निकलता है घटता है, सर यहाँ जेड था नीचे हम Z+1 की बढ़ कैसे गया सर निकलने? अब हम इसके पीछे सिंपल सा एक घटना बताते हैं, उसके पीछे समझ में आता है। हम गए थे बाराती, क्या गए थे? ठीक, सुनो तो ठीक, हम जब बाराती गए थे तो बाराती में हम लोग टोटल जो थे बाजा वजा वाला डांस वांस जो करने वाला सब जो था सबको मिला करके हम लोग जो थे वो थे 51 ठो, क्या ठो? 51 ठो में 50 ठो जेंट्स से प्लस 1 ठो लेडीज जो डांस करने वाली क्या थी? 1 ठो लेडीज। हम देखे गिन के देखे 50 ठो हम लोग आदमी हैं और 1 ठो खाली क्या है? लेडीज।
अब थोड़ा सा क्या हुआ, हम घूम फिर के आए, बाराती जी से रुका, स्कूल में हम लोग ठहरे थे, थोड़ा घूम फिर के आए, ठीक है, आके देखते हैं तो हम लोग 11 को खाली मर्द नहीं दिख रहा, 11 तो खाली मतलब जो लेडीज थी एक तो वो नहीं दिख रही थी। बाद में पता चला कि जो लेडीज दिख रही थी ना वो लेडास मेकअप वेकअप करके डांस करने नहीं जाता है, लेडास था। तो सब जब मेकअप वगैरह उतार, डांस वगैरह खत्म हो गया तो हो गया, उतार दिया और फुल पैंट शर्ट ही पहन लिया, समझे। अब हम खोज रहे हैं कहाँ गई, और देख रहे हैं 51 के 51 तो है, तो बोलो इससे जब कुछ निकला तो लेडीज से जेंट्स हो गया। अच्छा बताओ, बाराती की संख्या में कोई बदलाव हुआ? 51 थे, 51 हैं, लेकिन लेडीज में था कितना? एक तो बचा, क्या तो और जेंट्स बढ़ गया, सुबह सुबह एक बढ़ जाता है, सुबह सुबह एगो बढ़ जाता है, कभी कभी 2 ठो भी बढ़ता है। साली आ गई साथ में तो 5 and get 1 free। हमारी बुआ, हमारी मंजली वाली बुआ, हमारी मंजली वाली बुआ की जो 2 ठो सास थी, ठीक, हमारी मंजली वाली बुआ की 2 ठो सास थी, और जानते कैसे थे? जैसे उनका ससुर का शादी हुआ जिनसे, तो शादी नहीं, शादी जिनसे हुआ तो लोकनिया नहीं आता है, तो जिनसे शादी हुआ उसकी छोटी बहन हुई, और वो भी फिर नहीं गए, नहीं समझा। हमारी जो बुआ थी उसकी 2 सास थी, कारण क्या था, उनके जो ससुर थे जब उनका शादी हुआ तो शादी करके जब लाते हैं तो छोटकी बहन भी साथ में आ गया, वो कभी गई ही नहीं। अब समझ में आया? तो ससुर एक और छोटा सास। तो बाबू तुम लोग ऐसा काम नहीं कर। हाँ, तुम क्या समझाना चाह रहे पहले समझो, सर ये गलत हो गया सर, अभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर, अगर वहां तक पहुंच गया तो क्या होगा? जो किया हम गलत थोड़े बोल रहे हैं, जो सच्चाई है सच्चाई। अब बोलेगा कि चंदन सर ऐसा कुछ किया है, भाई अगर हम किए हैं तो हमको कुछ नहीं किसी से टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि हम किए हैं, है ना? अरमान सर क्या रह जाएगा गलत आसम का वो दोनों सब कोई नहीं बचा, सब पार, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सब गुजर चुके। चलेगा सर। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं समझ। अब यहाँ समझिए, हमारा पहले बात समझिए, फीलिंग समझिए क्या। जैसे देखो, मान लो कोई नाभिक के, इसमें मान लो क्या ठो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और एक ठो क्या है प्रोटॉन, एक ठो क्या है। तो बीटा कण जब निकलता है, क्या निकलता है? बीटा। तो ये न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन किसमें बदल जाता है? याद रखिए, बीटा निकलता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से जब बीटा निकलेगा तो न्यूट्रॉन बदल जाएगा। तो बोलो पहले 2 ठो न्यूट्रॉन था और 1 ठो प्रोटॉन था, बीटा निकला, प्रोटॉन क्या ठो? 2 ठो, लेकिन न्यूट्रॉन 1 ठो। द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या, तो बोलो पहले क्या ठो था? 3 टोटल। निकल जाने के बाद भी क्या रहा? 3 रहा, लेकिन प्रोटॉन बढ़ा कि नहीं? तो वही होता है, देखो बीटा का जब निकलता है प्रोटॉन का संख्या पहले Z था, Z+1 हो जाता है, लेकिन ऊपर जितना था उतने वो चेंज। बाराती संख्या 51 = 51, लेकिन जेंट्स का संख्या +1, क्यों? उससे बीटा निकल गया। वो सब जो साड़ी ताड़ी पहनी थी, इसका जो बीटा, वो क्या था? अंदर से उठा क्या? प्रोटॉन अंदर से था, लेकिन सब कुछ डाल के न्यूट्रॉन लग रहा था। जब निकल गया उससे बीटा, वो भी बन गया क्या? आप समझ में आया? क्लियर हुआ? बुझ गया ना? तो बीटा निकलने के बाद निचवा खाली बढ़ जाएगा, ऊपरा वही रहेगा। याद रखना, माइनस अगर होगी, बीटा मतलब माइनस रहेगी तो नीचे बढ़ जाएगा, याद रहेगा? माइनस जब निकला, बीटा निकला तो नीचे वाला बढ़ जाएगा, ऊपर वाला नहीं। बच गया, नीचे कितना बढ़ेगा? 1।
हो गया। अब चलिए गामा पर आते हैं। किस पर? 5-7 मिनट और लगेगा बाबू। 8 है। कोई बात नहीं सर, पूरा दिन धर ले ऐसा। गामा विकिरण के गुण। किसके गुण? सुनो ना, बोल रही है तीव्रगामी फोटोन होती है। क्या होती है? या उदासीन होती है। क्या होती है? इसकी चल प्रकाश के चल के, इसकी वेदन क्षमता सबसे हल्की है, सबसे तेजी से चलेगी। ये फोटोग्राफिक प्लेट तो बीटा से है, और इसका उत्सर्जन का समीकरण जब किसी से गामा निकलेगा ना कोई चेंज नहीं होगा। बोलो क्यों? ऊपर था ए तो ए रहेगा, नीचे था जेड तो जेड रहेगा। अब जैसे मान लो ये लड़का जब आया यहाँ पढ़ने के लिए, खाया पिया था, नाश्ता किया था, टंग्स था, एनर्जी जाता था। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, इसका एनर्जी खत्म हो गया, भूख लग गया इसको। तो क्या इसका 2 हाथ में 1 हाथ बचा गया? हाँ, 2 आंख में 1 हाँ, 1 में 1 मतलब 0 हो गया होगा ना, 0 हो गया होगा नहीं ना। जितना इसका बॉडी में जो पार्ट था उतने ना राजी। क्या पता चला? ऊर्जा निकला से ऊर्जा कम हुआ। ऊर्जा लगने के बाद संख्या घटता है क्या? तो बोलो वही जितना था उतने रहा। ऊपर है तो ऊपर है, नीचे जाए तो नीचे, कोई बदलाव। अब रेडियो सक्रियता का क्षय का नियम, ये तो पढ़ा चुके थे। क्षय नेता कौन नेता? फटाफट यहाँ से समझना है। क्षय नेता यहाँ समझिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्षय नेता क्या है। जैसे मान लो कोई रेडियो सक्रिय तत्व का नाभिक का संख्या कितना है? 100 है। कितना है? 100। अब जानते हो समय के बाद क्या होता है? ये क्षय होता है। क्या 100 का 100 बचेगा? घटता जाएगा। मान लो कुछ समय बाद 37 तो बचा। क्या तो बचा? क्षय कितना का हो गया? 63। तो 63% क्षय होने में कुछ समय लगेगा। लगा? तो जो समय लगता है उसको कहते हैं औसत आयुकाल। क्या कहते हैं? टी एवरेज। याद रखना, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व का 63% भाग क्षय होने में जो समय लगता है उसको कहते हैं औसत आयुकाल। तो बस इसी औसत आयुकाल का व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो? इसी कहते हैं लैम्डा, जिसका नाम है क्षय। क्या नाम है? देखिए क्या बोल रहा है, वह काल, काल मतलब समय, वह काल जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व का सिर्फ अक्षयित तत्व रहते हैं, 37% सिर्फ बचा, मतलब 63% का क्षय हो गया, उस काल के व्युत्क्रम को हाँ उतने बचना चाहिए, तब उसको बोलेंगे औसत आएगा। सर कम बेसी हो गया तब ना रहे। ठीक, तो याद रहे लैम्डा इक्वल टू टी एवरेज, तब कुछ हो लेकिन ये नहीं, लैम्डा इक्वल टू टी इक्वल टू 1 एवरेज हो गया, टी एवरेज। अब यही वाली चीज जो आ गया था अर्ध आयुकाल, कौन काल? नाम से क्लियर है, अर्ध आयुकाल। अर्ध मतलब अर्ध मतलब तो अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल मतलब जब वो आधा बचे। तो सोचो मान लो किसी सक्रिय नाभिक का संख्या 100, अब बचा कैटो, कैटो खत्म हुआ, कितना खत्म हुआ? तो आधा खत्म होने में जो समय लगता है उसी कहते हैं टी, अर्ध आयुकाल। आ रहा समझ में? देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा भाग क्षय होने में लगा समय उस पदार्थ का अर्ध आयुकाल कहलाती है, इसे TH द्वारा सूचित की जाती है। बुझे? अब इसका समीकरण पढ़ना है बाबू। क्या पढ़ना है? नोट्स में थोड़ा गलत छपा है, नोट्स में थोड़ा, तो क्या करेंगे हम लोग, सही छापेंगे, मतलब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं पहले, 2 मिनट लगेगा, देख लो, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? देख लो, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बहुत कुछ सिखा देंगे, टेंशन कर ले, सीखने के लिए रहा है। हम थोड़ा लाइन मार लेते हैं, सब लाइन मारे तो टेढ़ा हो गया, कोई मतलब नहीं, तुम लोग बोला देखेंगे कितना आपका टेढ़ा है क्या? चलो देखो बहुत तुम लोग सीखा। सर सफेद वाला सही सर, सफेद वाला बढ़िया नहीं दिखता सर, ऐसे नहीं, सादा ही बढ़िया। सफेद वाला जगास दिखता है, अच्छा नहीं जाइएगा, ठीक है ठीक है ना? अच्छा छोड़ो, कलर देखने के लिए नहीं है, समझो। सर वीडियो में नहीं आ रहा है,
जैसा कि हम जनता, याद करो पढ़ा था n इक्वल टू n नॉट e पर पावर माइनस लेमडा। नहीं पढ़े सर। कैसे नहीं पढ़ा? हाँ पढ़े सर। पढ़े सर पढ़े पढ़ाया थे रिपोर्ट का स्टडी करनी है। नहीं पढ़ा तो वो हमारा कुछ नहीं कहा। यदि t बराबर कितना मान ले t है, t बराबर हो तो जरा समय ना समझो पहले हमारा बात। समय कितना लिए? अर्ध आयु काल के बराबर। अर्ध आयु काल इसका मतलब जितना पहले था उतना बचा होगा या आधा हो गया? तो बोलो यानी सक्रिय नाभिक की संख्या n बराबर प्रारंभिक नाभिक की संख्या n नॉट बटे 2। मैं समझा? जितना था उसका आधा। इसीलिए बोलो n के जगह n नॉट बाय 2 इक्वल टू t पर पावर माइनस लेमडा t है। t के जगह n नॉट से n नॉट 1/2 e पर पावर माइनस लेमडा। इस बेचारे को उधर, उस बेचारे को उधर करें तो 1/e पर पावर माइनस लेमडा th बराबर बोलो हुआ। और ऊपर करें माइनस ऊपर जाके लेमडा टी एच बराबर। यहाँ तक किसी को तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं सर। टेकिंग लॉग ई, क्या लिखे सर? टेकिंग लॉग ई बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग ई। क्या ले रहे हैं? चलो इधर देखो क्या हो जाएगा। लॉग ई ई पर पावर लेमडा बराबर log e2। यही ना log e2। बोलो पे टेंशन। अगर थोड़ा बहुत भी सीखा होगा तो इतना जरूर जानता होगा log m पर पावर n रहे n आगे हो जाता है n log m। जानते हो? तो ये पावर इसको आगे लिखे लेमडा इंटू टी एच बराबर क्या हुआ? log e। उसके बाद ये भी याद होगा log e x रहे log e, तो इसको लिखेंगे 2.303 करेंगे तो ये हो जाएगा log 10x। log e को log 10 बदलने के लिए इतना गुना कर, ये तो पता ही है। तो करो कितना 2.303 क्या log 10 to टेंशन। अब बोलो लेमडा इंटू टी एच और लॉग ई का वैल्यू 2 और लॉग 2 का वैल्यू 0.30। तो लेमडा इंटू टी एच बराबर इसको जब गुना करेगा 0.693 और चलेगा, लेकिन उतना हमको ले जाने की जरूरी। तो टी एच बराबर कितना? 0.693। यही हो गया अर्ध आयु काल का फल। बोलो मुश्किल था? एक को जरा इसको नोट करना है कुछ लोग को बाद में, ठीक है? ये रहेगा, थोड़ा पहले समझ लेते हैं। ये हो गया ना, इस तुरंत उतरवा देंगे। ये हो गया कंप्लीट। आप देखो असत आयु काल कौन काल? अभी तुरंत समझाए थे किसी भी सक्रिय नाभिक का 63% क्षय होने में जो समय लगता है उसी कहते हैं औसत। देखिए क्या बोले, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का 63% क्षय होने में लगा समय औसत आयु काल कहते हैं। देख रहे हो एवरेज। नाभिकीय विखंडन, कौन विखंडन? नाम से क्लियर है, विखंडन मतलब टूटना। जब कोई बड़े आकृति का नाभिक टूट कर दो छोटे आकृति के नाभिक में बदल जाता है और साथ में ऊर्जा निकलता है, इसी क्या कहते हैं? नोट पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब एक तो तुरंत नाभिकीय संलयन, कौन संलयन? सिंपल से जब दो छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करता है, इसको क्या कहते हैं? और इसमें भी ऊर्जा निकलता है लेकिन उससे ज्यादा निकलता है, उससे। और याद रखना सूरज, जानते हो सूरज? देखो सूर्य, हाँ तो सूर्य का बताओ रोशनी नहीं आ रहा है उससे ऊर्जा है ना, तो उसका जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है?
वही नोट में लिखा सूर्य या तारा का ऊर्जा का स्रोत क्या होती है, बुझ गए। तो इसी के साथ 8 हो गया खत्म। क्या हो गया? अब क्या कीजिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सर PDF भेज दीजिए। सर PDF